दोस्तों वेलकम टू सेकंड टीम का जो प्रेजेंटेशन है हमारा वो डिमांडिंग इंडस्ट्रीज पे है। तो दोस्तों डिमांडिंग इंडस्ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा जैसा जीडीपी में जिस कंट्री का ग्रोथ ज्यादा है तो हम सबसे लकी है। जैसे एक मूवी आया था कि अपना टाइम आएगा, तो दोस्तों अपना सच में टाइम आ गया है। हम बहुत लकी है क्योंकि वॉरेन बफेट जिस 1930s में यूएस में काम कर रहे थे तब उनका जीडीपी बढ़ रहा था। उसकी वजह से उनको हेडविंड टेलविंड मिला, सॉरी, एंड उनकी काफी सारी ग्रोथ हो गई। वैसे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम 20% सीएजीआर को भी अच्छा मानते हैं जो उन्होंने आज तक अचीव किया है। लेकिन अगर हम देखेंगे इंडिया के यंग इन्वेस्टर जो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो 25% से भी उन्होंने ग्रोथ की है। तो इन सब के पीछे डिमांडिंग इंडस्ट्रीज रहेगी। तो डिमांडिंग इंडस्ट्रीज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जहीद शेख फ्रॉम प्रयागराज। डॉक्टर जहीद शेख के बारे में बता दूं, उन्होंने पिछले साल ही कोविड में लॉकडाउन में ज्वाइन किया था हमारा कोर्स। एंड पहले वो म्यूचुअल फंड में काम करते थे, बट म्यूचुअल फंड में काम करने के बाद उनको लगा कि हम मेरा पैसा मैं दूसरे को क्यों दूं, मैं खुद क्यों नहीं मैनेज कर सकता। तो उसके बाद उन्होंने स्टडी चालू कर दी। एंड मैं ऑनेस्टली आपको बोलना चाहूंगा कि जो उनका सिंसियरिटी है मुझे वो जबरदस्त दिखता है। पिछले एक साल में उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, एक्सेल सीट सीखने से लेके पीपीटी बनाने तक और डीप रिसर्च करने के लिए उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। और वो प्रयागराज में एक फेमस डेंटिस्ट है, तो उनके बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने टाइम निकाल के ये डिमांडिंग इंडस्ट्रीज का वर्क किया है। तो आई वेलकम डॉक्टर जहीद शेख सर। थैंक यू मिलन सर। फ्रेंड्स नमस्कार। टीम 2 फ्रेंड्स, हमारी टीम का जो मकसद था वो था डिमांड को सर्च करना। हमने ये तो देख लिया था कि इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसा कि आपने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी देखा कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो उसके बाद हम इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करें वो देखने के लिए हमको देखना था कि डिमांड कहाँ आ रही है। फ्रेंड्स, इस डिमांड को सर्च करने के लिए हमने तकरीबन 5000 लिस्टेड कंपनीज के डेटा को रिसर्च किया। और ये सब रिसर्च बिना हमारी टीम के अथाह मेहनत के मैं अकेला नहीं कर सकता था। तो फ्रेंड्स वेलकम करिए मेरी टीम को, जिसमें सबसे पहले है मिस्टर चिराग गोयल। मिस्टर चिराग गोयल है राजकोट गुजरात से, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते हैं। देन फ्रेंड सेकंड हमारी टीम में है मिस्टर दीपक पटेल। मिस्टर दीपक पटेल है हुबली कर्नाटका से और इनका खुद का बिजनेस है। देन फ्रेंड वेलकम करिए थर्ड हमारी टीम में मिस्टर डैनी वर्गीस जी का। डैनी वर्गीस जी एलओपी केरला से हैं और ये आर्मी में है, राइट फ्रेंड्स। देन वेलकम करिए हमारे फोर्थ मेंबर मिस्टर पार्था प्रतिम माझी जी का, जो कि झारखंड, रांची झारखंड से हैं और वो रेलवेज में जॉब करते हैं। एंड देन फाइनली फ्रेंड मैं डॉक्टर शेख जैद प्रयागराज यूपी से। फ्रेंड्स हमारी टीम ने डिमांड को सर्च किया, बट क्या सर नेक्स्ट स्लाइड पाएंगे प्लीज, क्या इतना समय लगाना किसी डिमांडिंग इंडस्ट्री को ढूंढने के लिए ये सही है? कि जबकि हमको नेट पे इंटरनेट पे बहुत सी टिप्स मिल जाती हैं कि हाँ ये ले लो वो ले लो, ये कंपनी ले लीजिए वो कंपनी ले लीजिए, जब हमें वही टिप मिल रही है तो क्या हमें डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढना जरूरी है? क्या हमें इतना टाइम लगाना इस पे जरूरी है? फ्रेंड्स इस चीज का आंसर जानने के लिए अगर देखें तो ब्लू चिप्स कंपनी मींस जो टॉप क्वालिटी कंपनीज थी, अगर हम उसमें पैसा लगा दें क्या हमारा पैसा बनेगा? तो अगर हम कल की ब्लू चिप के बारे में बात करें मींस 1997 की टॉप 5 कंपनीज कौन सी थी फ्रेंड्स? ओएनजीसी जो कि 50,000 करोड़ का मार्केट कैप तब रखती थी और तकरीबन 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। देन आईओसीएल जो कि तकरीबन 35,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती थी और 2,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। देन थी थर्ड नंबर पे एचयूएल जो कि 30,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती थी और 1,500 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। देन थी एमटीएनएल जो कि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती थी और 1,500 करोड़ प्रॉफिट करती थी। और फिफ्थ नंबर पे थी हमारी एसबीआई जो कि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती थी और 2,500 करोड़ प्रॉफिट करती थी। फ्रेंड्स इन कंपनीज को अगर हम आज के टाइम पे देखें तो आज ओएनजीसी जो समय नंबर फर्स्ट पे थी, आज ये सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है और 11,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है और ये पहले नंबर से खिसक के आ चुकी है 25वें नंबर पे। इसी तरह हम आईओसीएल की बात करें तो आज आईओसीएल का मार्केट कैप है तकरीबन 1 लाख करोड़ और ये तकरीबन 20,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है।
और फ्रेंड्स ये टॉप 50 कंपनीज में भी नहीं है, अब ये निफ्टी 100 का पार्ट है। इसी तरह हम HUL की बात करें, HUL आज तकरीबन 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है और 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। फ्रेंड्स ये भी कंपनी अपने 3rd पोजीशन को लूज करके 5th पोजीशन पे आ गई है। इसी तरह हम MTNL की बात करें, फ्रेंड्स MTNL आज मात्र 1300 करोड़ का मार्केट कैप रख रही है और ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ये वो कंपनी है जो एक समय की लार्ज कैप थी जो आज स्मॉल कैप बन गई, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह हम SBI की बात करें तो SBI आज 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है और तकरीबन 22,000 करोड़ प्रॉफिट कर रही है। ये भी 5th रैंक से खिसक कर 8th रैंक पे आ गई। तो फ्रेंड्स सर लास्ट स्लाइड पे, तो फ्रेंड्स ये कंपनीज नीचे खिसक गई, बट आज टॉप 5 कंपनीज कौन सी है निफ्टी में? आपके चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज कमेंट करें कि आज निफ्टी 50 की टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं। राइट, रिलायंस इंडिया, वेरी गुड, TCS फाइन, HDFC बैंक, वेरी गुड, HDFC, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम आज की टॉप 5 कंपनीज के बारे में बात करें तो आज कौन सी है? रिलायंस इंडिया, HDFC बैंक, राइट 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 फ्रेंड्स, आप लोग के आंसर सही हैं। आज हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो आती है रिलायंस इंडिया, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक और 5th है हमारा HDFC। अगर हम इन टॉप 5 की आज बात करें तो ये टॉप 5 कौन से सेक्टर से आ रही हैं? राइट फ्रेंड्स, ये आ रही है सर्विस सेक्टर से, मींस ट्रस्ट इंडस्ट्री। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक समय जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री का बोलबाला देख रहे थे, सेकेंडरी इंडस्ट्री का बोलबाला देख रहे थे, वो ट्रस्ट इंडस्ट्री में बदल गई टॉप 5 की कंपनीज। ऐसा क्यों हुआ? फ्रेंड्स इसको जानने के लिए हमको जानना चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या किसी मशीनरी या किसी चीज का ऐसा इंट्रोडक्शन होना इंडस्ट्रियल चीजों में जिससे कि हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह बदल जाए, हमारी इंडस्ट्री का काम करने का तरीका बदल जाए। तो हम जिस फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये तकरीबन 18वीं शताब्दी में आया था। इस समय हमने मशीनों का उपयोग करना शुरू किया था, मशीनों को यूज करना शुरू किया था, और ये वो समय था जब टेक्सटाइल, रिफाइनरीज और मेटल इंडस्ट्री बड़ी होती गई, राइट फ्रेंड्स। फिर आता है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 19वीं शताब्दी में। ये वो समय था जब असेंबली लाइन की मदद से हमने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और जो कंट्रीज इस मास प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी वो हमने देखा कि उस 19वीं शताब्दी में वो बड़ी होती गई, भले वो यूरोपियन कंट्रीज हो, भले वो US हो, ये हमने बड़ी GDP बनते हुए देखा। इसी तरह थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो कब आया फ्रेंड्स? थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी किस चीज की थी फ्रेंड्स? ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके यूज से इंडस्ट्री का पूरा रूपरेखा बदल गई, और ये वो समय था जब IT सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और सर्विस सेक्टर बूम पे थे। और फ्रेंड्स आज के अगर हम दौर को देखें, आज का दौर साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क्स का दौर है। आज हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और क्लाउड्स पे काम कर रही हैं वो बड़ी बनती जा रही हैं, और भविष्य में हम देखेंगे कि ऐसी कंपनीज हमें बड़ी बनती भी दिखेंगी, राइट फ्रेंड्स। तो अगर हम इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखें तो क्या इसका असर वर्ल्ड पे भी पड़ा? तो टॉप 10 कंपनीज अगर हम वर्ल्ड की देखें 2010 में, तो टॉप 10 कंपनीज वर्ल्ड की अगर 2010 में देखते हैं तो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर से थी, भले वो शेल हो, भले वो एक्सिल मोबाइल हो, भले वो ब्रिटिश पेट्रोलियम हो। सिर्फ कुछ ही कंपनी थी जो टर्सरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से आती थी, राइट फ्रेंड्स। बट इसी सिनेरियो को अगर हम 2021 में देखते हैं तो 2021 में हमें क्या दिखता है? 2021 में सिर्फ सऊदी अरेबियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से आती है। इसके अलावा सारी कंपनीज जो है टॉप 10 में वो टर्सरी इंडस्ट्री से आती है, भले वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, भले वो रिटेल से रिलेटेड हो, भले वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो ये जो शिफ्ट हुआ, क्या ये सिर्फ वर्ल्ड में था? नो फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट हम इंडिया पे भी देखते हैं। ये जो आप स्लाइड अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इंडिया का हिस्टोरिकल GVA मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एक तरह का ये भी GDP की तरह ही इंडिकेटर होता है,
जो कि हमारी ग्रोथ को दर्शाता है। अगर हम 1960 की बात करें तो 1960 में हमारा मोस्टली जीवीए जो आता था वो एग्रीकल्चर से आता था, ऑलमोस्ट 50% का, राइट फ्रेंड्स। बट 2010 आते आते ये घट के मात्र 15% पे रह गया, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो 1960 में सर्विस सेक्टर 40% के अराउंड था, जो कि बढ़ते बढ़ते अराउंड 65 टू 70% पार्ट हो गया 2010 में। तो ये शिफ्ट हमने देखा हिस्टोरिकली भी। तो क्या 2010 के बाद में भी हम इस तरह की शिफ्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो अगर हम 2010 का, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगर इस 2010 की बात करें फ्रेंड्स, तो 2010 में जो टोटल लिस्टेड कंपनीज का हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें लिस्टेड कंपनीज के रेवेन्यू में प्राइमरी सेक्टर सिर्फ 17% पार्ट रखता था, वहीं पे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर 41% पार्ट रखता है, राइट फ्रेंड्स। यही शिफ्ट अगर हम 2021 में देखें तो 2021 में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिकुड़ कर रह गया मात्र 14%, और वहीं पे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाते गए, राइट फ्रेंड्स। और इसी को हम अगर आगे देखें 2035 में ग्रोथ को हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 2035 में भी अगर हम प्राइमरी सेक्टर को देखें तो वो सिकुड़ के और कम हो जाएगा तकरीबन 12% कंट्रीब्यूशन पे, और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर भी अपने साइज को बढ़ाते हुए 43% कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। यहीं पे अगर हम अपने किसी ग्रोइंग डेवलप्ड कंट्री की बात करें जैसे यूएसए, तो आज के दिन में यूएसए का जो जीडीपी है उसमें प्राइमरी इंडस्ट्री कितना पार्टिसिपेट कर रही है? यूएसए के जीडीपी में प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है मात्र तकरीबन 4 से 5%। ये चीज हम भारत में भी होते हुए देखेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इस जगह पे कि हम सेकेंडरी प्राइमरी इंडस्ट्री से निकलकर सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री या क्वार्टरनरी इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, राइट फ्रेंड्स। इसी चीज को अगर हम इंडिया में लिस्टेड कंपनीज के रेवेन्यू की बात करें, इंडिया का लिस्टेड कंपनीज का रेवेन्यू 2010 में 30 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर 2021 में तकरीबन 82 लाख करोड़ हो गया। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2035 में इंडिया का रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 400 लाख करोड़। 2035 में रेवेन्यू हमारा कितना होगा फ्रेंड्स? 400 लाख करोड़। और आपको याद होगा लास्ट प्रेजेंटेशन में आशिम जी ने बताया था कि 2035 का हमारा एस्टिमेशन क्या है जीडीपी का? 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मतलब क्या हुआ? तकरीबन 650 लाख करोड़। ये वो समय होगा जब 650 लाख मींस हमारे जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% लिस्टेड कंपनीज दे रही होंगी रेवेन्यू, राइट फ्रेंड्स। ये अच्छी बात है। बट क्या जीडीपी के बढ़ने से हमारे खुद पे कोई फर्क पड़ेगा, हमारी स्पेंडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां ये हमें मालूम पड़ता है जीडीपी पर कैपिटा के डेटा से। आज हमारा जीडीपी पर कैपिटा मींस हाउस एक पर पर्सन इनकम कितनी है? तकरीबन 1.5 लाख रुपए। ये जो 1.5 लाख रुपए है ये हम खर्च कहां करते हैं? ये 1.5 लाख रुपए हम खर्च करते हैं अपने हाउस होल्ड स्पेंडिंग पे, राइट फ्रेंड्स, देन हेल्थ केयर पे, देन एजुकेशन पे, देन हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे। और इन सब के बाद अगर कुछ रुपए बचते हैं वो हम अपने डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। तो ये जब ग्रोथ हो, जब हमारा इनकम बढ़े तो उससे क्या इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स? अगर हम इनकम ग्रोथ की बात करें, जीडीपी पर कैपिटा के ग्रोथ की बात करें, तो लार्ज इकोनॉमी में सिर्फ चाइना और इंडिया ऐसा है जो कि एक अच्छे जीडीपी पर कैपिटा के ग्रोथ से है। जहां पे इंडिया का 7% जीडीपी ग्रोथ है, वहीं पे चाइना का 10% ग्रोथ है। बट इसके अलावा जो मेजर इकोनॉमी है उसमें नाम मात्र का जीडीपी पर कैपिटा का ग्रोथ है। यूएसए में 3%, जर्मनी में 1%। तो ये जो हमको अच्छा जीडीपी पर कैपिटा का ग्रोथ मिल रहा है, इसका हमें फायदा क्या होगा फ्रेंड्स? अब जब हमारी हाउस होल्ड, सर लास्ट स्लाइड पे, हाँ, तो जो हमारी हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, तो हमारी जो हाउस होल्ड कॉस्ट है वो सिर्फ किससे इफेक्ट आती है? इन्फ्लेशन से। और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा तेजी से अभी नहीं बढ़ रहा, तो जो हमारी हाउस होल्ड कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है। तो जो ये एक्स्ट्रा इनकम बची, जो एक्स्ट्रा रुपए बचे, वो हम खर्च कहाँ पे करेंगे? वो हम अपने हेल्थ केयर पे खर्च करेंगे,
एजुकेशन पे खर्च करेंगे, हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और हम डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स मींस प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ और बढ़ेंगे। राइट फ्रेंड्स? तो अगर हम ग्रोथ फैक्टर को ही देखें कि इंडिया का ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ ड्राइवर्स जो है, जैसे कि लास्ट प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा था, आशिम जी ने ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात किया था। तो ग्रोथ ड्राइवर्स का हमें किन सेक्टर में इफेक्ट मिल सकता है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारा फर्स्ट ग्रोथ ड्राइवर क्या था फ्रेंड्स? हमारी स्पेंडिंग बढ़ रही थी। जब हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जब हम खर्च करेंगे, जब आप खर्च करेंगे तो कहां जाएंगे? रिटेल में। तो रिटेल सेक्टर जो है वो इस बढ़ती हुई स्पेंडिंग का फायदा उठाएगा और हमें रिटेल में एक बूम देखने को मिलेगा। राइट फ्रेंड्स? सेकंड जो हमारा सबसे अच्छा ग्रोथ ड्राइवर था वो था यंग पॉपुलेशन। जैसा कि आशिम जी ने बताया कि जो हमारी एवरेज एज है वो तकरीबन 28 की है। तो जो यंग लोग हैं वो खर्च करते कहां पे हैं? ये सवाल अगर हम आपसे भी पूछें तो यंग लोग कहां खर्च करेंगे? मोस्टली टेक्नोलॉजी पे। राइट फ्रेंड्स? तो टेक्नोलॉजी भी वो सेक्टर है जहां पे हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। राइट? देन इसके बाद में हमारा जो अगला ग्रोथ ड्राइवर है बढ़ती हुई इनकम। फ्रेंड्स, जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी, जो एक्स्ट्रा रुपए हमारे पास इकट्ठा होंगे वो हम खर्च कहां करेंगे? वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज यूज करने में खर्च करेंगे और हमारे लाइजर जो हमारी सुविधाएं हैं उस पर खर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमें किस पे ग्रोथ मिलेगा? सर्विस एंड लाइजर सेक्टर पे भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। एंड वेन फ्रेंड, जब हमारा इंडिया इतना ग्रो कर रहा है तो अर्बनाइजेशन होना तो लाजमी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सोचना है कि इस अर्बनाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा कौन सा इंडस्ट्री उठाएगा, कौन सा सेक्टर उठाएगा? राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर के से रिलेटेड जो सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो इसका फायदा उठाएगी। देन फ्रेंड, किसी भी देश को अगर डेवलप करना है, अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लोगों को एजुकेट होना जरूरी है, उनके स्किल अच्छे होने जरूरी है। तो जो ये स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में ग्रोथ मिल रहा है, ये हमें मिलेगा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी में डिमांड बढ़ाते हुए दिखाएगा। राइट फ्रेंड्स? एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, किसी भी कंट्री में जब ग्रोथ मिल रही है, हमारी अर्निंग बढ़ रही है, तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। और ये जो मजबूती है ये हमें कहां ग्रोथ दिखाएगी? हेल्थ केयर रिलेटेड इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखाएगी। राइट फ्रेंड्स? तो इस ग्रोथ का ये जो ग्रोथ हमें मिल रही है, इसका हम कहां पे डिमांड देखेंगे? सबसे पहले हम डिमांड देखेंगे रिटेल सेक्टर में। राइट? रिटेल के बाद हमने कहां डिमांड देखा? रिटेल के बाद हमने डिमांड देखा है फाइनेंस सेक्टर में। एंड देन फाइनेंस सेक्टर के बाद हम डिमांड कहां देखते हैं? टेक्नोलॉजी में। राइट फ्रेंड्स? टेक्नोलॉजी के बाद हमने डिमांड कहां देखा? हेल्थ केयर सिस्टम में। एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा डिमांड बढ़ने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो चलिए फ्रेंड, हम इन्हीं सेक्टर को आगे देखें। जब हम रिटेल के बारे में बात करते हैं तो रिटेल में जैसे जैसे हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो सबसे पहले जो हाई ग्रोथ रिटेल में मिलने वाला है वो कहां मिलेगा? वो हमें मिलेगा हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। फ्रेंड्स, अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो हमें पैन इंडिया का डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा मिलता है? रिलायंस रिटेल के अलावा कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर पैन इंडिया हमें नहीं दिखता। तो हम ये देखेंगे भविष्य में कि हमारे नेक्स्ट डोर, हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर बढ़ेंगे, जो कि बढ़िया चेन डिपार्टमेंटल स्टोर वो अच्छे देखने को मिलेंगे। आज के दिन में डिपार्टमेंटल स्टोर में ज्यादातर हिस्सा अनलिस्टेड है, तो ये अनलिस्टेड हिस्सा हमें लिस्टेड होते दिखेगा एक बढ़िया डिमांड के रूप में। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर बढ़ रहा है तो क्या ई कॉमर्स नहीं बढ़ेगा? तो हमें नेक्स्ट बूम देखने को मिलेगा ई कॉमर्स में। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स का बूम हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान हमने कितना ज्यादा ई कॉमर्स यूज किया, हमने कितनी ढेर सारी चीज ऑनलाइन मंगाई। तो यही डिमांड हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। राइट फ्रेंड्स? इस डिमांड ई कॉमर्स में अगर हमें डिमांड देखने को मिलता है तो हमें क्या अगला डिमांड स्पेशलिटी रिटेल्स में नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। स्पेशलिटी रिटेल्स फ्रेंड्स कोविड के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाली इंडस्ट्रीज में एक थी। बट एक बार जब कोविड नॉर्मलिटी की तरफ हम जाएंगे
तो हम फिर से इस सेक्टर में डिमांड बढ़ते हुए देखेंगे और ये भी एक हाई ग्रोइंग सेक्टर, हाई डिमांडिंग सेक्टर के रूप में उभरते हुए देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद हमें जो हाई डिमांड का सेक्टर दिखता है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वो सेक्टर है जहां पे आज भी डिमांड हाई है और फ्यूचर में भी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज करना बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे भी एक हाई डिमांड ग्रोथ होते हुए देखते हैं, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद हमें जो अच्छी डिमांड देखने को मिलती है वो अदर एपरल्स में मिलती है। अदर एपरल्स एंड एसेसरीज, ये भी कोविड के दौरान काफी इफेक्टेड सेक्टर था, बट यहाँ पे भी हम फ्यूचर में एक अच्छा डिमांड जनरेट होते हुए देखेंगे। जब हम रिटेल की ही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम फुटवेयर कैसे भूल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये फुटवेयर भी वो इंडस्ट्री है जहां पे एक अच्छा डिमांड हम जनरेट होते हुए देखेंगे फ्यूचर में। आज भी ये अच्छा डिमांड है, डिमांडिंग इंडस्ट्री है, और फ्यूचर में भी एक अच्छी डिमांडिंग इंडस्ट्री के रूप में हम इसको देखेंगे। अगर हम फुटवेयर को अच्छा मान रहे हैं तो हाउसवेयर भी बहुत पीछे नहीं है। हाउसवेयर भी एक अच्छा डिमांडिंग इंडस्ट्री है। आज जैसे जैसे हम नए नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे घर बड़े बनते जा रहे हैं, तो हाउसवेयर की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। तो ये हाउसवेयर जो इंडस्ट्री है, ये भी एक अच्छी डिमांडिंग इंडस्ट्री के रूप में हम उभरते हुए देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद में एक अच्छा इंडस्ट्री जो हमें डिमांडिंग लग रही है वो है पर्सनल प्रोडक्ट, पैकेज्ड फूड की। पैकेज्ड फूड आज कोविड के दौरान बहुत अच्छा ग्रोथ लिया इसने, और फ्यूचर में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से पर्सनल प्रोडक्ट्स, ये जो इंडस्ट्री है ये भी एक हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री है। हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री इसलिए बिकॉज हम जिस तरह अपने यूज कर रहे हैं, आज हम उतने प्रीमियम प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में हम और ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, और ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स का यूज करना हमें इस इंडस्ट्री को भी, पर्सनल प्रोडक्ट को भी एक अच्छा डिमांड देता हुआ नजर आएगा। देन जो हमारे नेक्स्ट डिमांडिंग इंडस्ट्री है वो है बेवरेजेस। फ्रेंड, बेवरेजेस भले ही वो अल्कोहलिक बेवरेजेस हो, भले ही नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हो, ये दोनों ही बेवरेजेस फ्यूचर में एक हम हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे जैसे हमारी यंग जनरेशन आगे बढ़ेगी, ये बेवरेजेस का कंजप्शन बढ़ाने ही वाली है, राइट फ्रेंड्स। देन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो है ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से एक म्यूटेड ग्रोथ था, बट फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ने वाली है, हम इस ऑटो इंडस्ट्री में भी ग्रोथ को देखेंगे। और ये जो ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ है, ये पूरा सेक्टर को ग्रोथ कराएगा, भले ही वो 2-3 व्हीलर्स हो, भले ही वो ऑटो टायर्स हो, भले ही ऑटो पार्ट इक्विपमेंट कंपनी इंडस्ट्री हो। ये सारी इंडस्ट्री को, ये ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ आगे हम इसमें देखेंगे। तो ये भी एक अच्छा डिमांडिंग सेक्टर है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा हाई डिमांडिंग सेक्टर है वो है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वो सेक्टर है फ्रेंड्स जहां पे कोविड ने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला। ये कोविड का इफेक्ट जैसे ही जाएगा, हम फिर से देखेंगे, हम रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और वहां पे ये डिमांड बढ़ते हुए देखेंगे। और रेस्टोरेंट में अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या ट्रैवल सपोर्ट्स में नहीं बढ़ेगी? जो ट्रैवल की कंपनी है क्या वहां पे नहीं बढ़ेगी? तो नेक्स्ट डिमांडिंग सेक्टर है वो है ट्रैवल सपोर्ट एंड सर्विसेज। देन इसके बाद में हम क्या अदर लाइजर फैसिलिटीज का इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ नहीं देखेंगे? क्या हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे जब कोविड खत्म हो जाएगा? जरूर जाएंगे। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री जो हाई डिमांड की है वो अदर लाइजर फैसिलिटीज है। इसी तरह से एयरलाइंस, ये वो इंडस्ट्री है फ्रेंड्स जो कि कोविड में अच्छी तरह से इफेक्ट हुई थी, बट जैसे ही हमारा कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी, हम फिर से देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जनरेट होते हुए। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास दो और इंडस्ट्री है जिसमें कि अभी हमें अच्छी डिमांड दिख रही है, वो है एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल। फ्रेंड, एग्रोकेमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल में एक बात ध्यान देने की है, जो इसकी डिमांड है ये अभी इसलिए इतनी ज्यादा है, हम अभी इसलिए इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज में वहां पे प्रोडक्शन में अभी रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर उन कंट्रीज के प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे तो हमें यहाँ पे हो सकता है कि डिमांड डाउन होती दिखे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। तो ये थे रिटेल, जिसमें कि हम ध्यान रख सकते हैं रिटेल के सेक्टर। इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो है
फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस क्यों ग्रो करेगा? फाइनेंस इसलिए ग्रो करेगा फ्रेंड्स, जैसे आज हमारी अर्निंग है 1.5 लाख रुपए पर पर्सन। इनकम हमारी कितनी है? तकरीबन 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए के इनकम पे हम तकरीबन 70-80 हजार का फाइनेंस उठा ही लेते हैं, राइट? एवरेज, कुछ लोग कम कुछ लोग ज्यादा। बट जब हमारी इनकम बढ़ के 3 लाख या 4 लाख रुपए होगी, तो हमारी एवरेज फाइनेंस कैपेसिटी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? तब हमारी एवरेज फाइनेंसिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तब हम तकरीबन 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का फाइनेंस एवरेज उठा रहे होंगे। तो ये जो बूम है, ये फाइनेंस इंडस्ट्रीज, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी सभी इंडस्ट्री को एक बढ़िया डिमांड देगा। तो जब हम फाइनेंस की बात करें, तो आज के दिन में अगर हम फाइनेंस कॉमनली बात करते हैं, तो हम छोटे जो मिलीनियल्स है, वो कहाँ से फाइनेंस उठाते हैं? अगर उनको मोबाइल लेना है, फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, तो हम ईएमआईज लेते हैं रिटेल फाइनेंस में काम करने वाली कंपनीज से, राइट फ्रेंड्स? यस, बजाज फाइनेंस, जो कि रिटेल फाइनेंस में काम करता है। तो रिटेल फाइनेंस ये वो सेक्टर है फ्रेंड्स, जहां पे हमें एक अच्छा डिमांड अभी भी दिख रहा है और फ्यूचर में भी दिखेगा, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। इसी तरह फ्रेंड्स, आज हमारे इंडिया में सबके पास घर नहीं है। तो अगर हमको घर खरीदना है, तो हमें किस इंडस्ट्री से पैसा मिलने वाला है फ्रेंड्स? तब हमें मिलेगा हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली इंडस्ट्रीज से, कंपनीज से। तो अगर हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली कंपनीज का डिमांड बढ़ रहा है, तो हाउसिंग फाइनेंस पूरे पूरे सेक्टर को भी एक अच्छा डिमांड मिलने के चांसेस है। तो हाउसिंग फाइनेंस भी एक अच्छा डिमांडिंग सेक्टर है, राइट फ्रेंड्स? इसी तरह से हम प्राइवेट बैंक को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट बैंक फ्रेंड्स ये वो सेक्टर है जिसमें कि हमारे पास बड़े प्राइवेट बैंक्स आ जाते हैं, एनबीएफसीज आ जाते हैं, इसमें हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ जाते हैं। ये बहुत अच्छे से अपने फंड्स को मैनेज करते हैं और वहां पे एक अच्छा डिमांड डेवलप करते हैं। तो प्राइवेट बैंक भी एक हाई डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है हमारे पास फ्यूचर में, राइट फ्रेंड्स? देन इसके बाद में हमारे पास जो फाइनेंस में ही अगली सब कैटेगरी बनती है, वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, मींस अपने आप को सिक्योर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इसमें आती है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, राइट फ्रेंड्स? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमें और ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, तो यहाँ पे हमें मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस बूम और जनरल इंश्योरेंस में बूम। और यही वो चीज है जो कि हमें इस सेक्टर को एक अच्छा डिमांडिंग इंडस्ट्री में काउंट करने में मजबूर करती है, राइट फ्रेंड्स? इसके बाद में हमारे पास एक अच्छा सेक्टर आता है फाइनेंस में, वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अगर हम देखें, तो इन्वेस्टमेंट में आता है एएमसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एएमसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में रिलेटेड कंपनीज। इसमें आएगा हमारे सिक्योर्ड जो अलग अलग ब्रोकरेज से रिलेटेड कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, यहाँ पे भी हम एक अच्छा बूम देखने को पाएंगे। एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट, फिनटेक। फिनटेक वो कंपनीज, वो सेक्टर है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है बट टेक्नोलॉजी बेस्ड, राइट फ्रेंड्स? ये भी एक नया सेक्टर है जो कि आगे हम इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को पाएंगे, राइट फ्रेंड्स? फाइनेंस के बाद अगर हम बात करें, तो फाइनेंस के बाद हमारा सेक्टर आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सेक्टर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम आज के दौर की बात करें, आज हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, हर आदमी के पास में स्मार्टफोन है। तो अगर हम इंडिविजुअली बात करें, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा चुके हैं। जब टेक्नोलॉजी का यूज हम आम आदमी बढ़ा चुके हैं, तो क्या बड़ी बड़ी कंपनीज ने नहीं बढ़ाया होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने नहीं बढ़ाया होगा? तो अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया है, तो उनको टेक्नोलॉजी सप्लाई कौन करेगा, उनको टेक्नोलॉजी देगा कौन? तो यही जो सप्लाई, यही जो डिमांड डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी की, यही डिमांड इस पूरे सेक्टर को एक अच्छा बूम देने वाली है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्री आती है आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये पास्ट में, इस इंडस्ट्री ने पास्ट में भी हमारे पास पैसे बना के दिए और हम इससे फ्यूचर में भी एक अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स? इसके बाद में हमारे पास आती है आईटी कंसल्टिंग एंड आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट्स ये वो सॉफ्टवेयर बना के हमको देते हैं जिसमें कि हमारी टेक्नोलॉजी आगे डेवलप हो। तो ये भी आईटी सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट्स भी एक हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री के रूप में हम देखते हैं। देन आता है हमारे पास इंटरनेट
इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ये वो सेक्टर है जहां पे आज हम बहुत बड़ा बूम देख रहे हैं, एंड इस सेक्टर की छोटी छोटी कंपनीज हम फ्यूचर में बड़ी होती हुई देखेंगे, और ये वो सेक्टर है जहां पे हम फ्यूचर में भी अच्छा डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। फ्रेंड्स, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया में अभी शिफ्ट हो रहा है। हम पहले प्रिंट मीडिया पे डिपेंड करते थे एडवर्टाइजिंग के लिए, अब हम डिजिटल मीडिया पे आ गए हैं जहां से कि हमको एडवर्टाइजिंग मिल रही है। तो ये भी वो सेक्टर है जहां के हमको एक अच्छा डिमांड मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, देन आता है हमारे पास इंटरनेट कैटलॉग एंड रिटेल। ये भी एक हाई डिमांडिंग है, और यहाँ पे भी हम बहुत सी कंपनीज को देखेंगे एक अच्छा ग्रोथ करते हुए। तो ये भी वो हाई डिमांडिंग सेक्टर है जहां पे हमको नजर रखनी चाहिए फ्यूचर के लिए। इसी तरह आता है स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज। फ्रेंड्स, ये अभी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बट फ्यूचर में हम इसमें भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ होते हुए देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ और सेक्टर्स हैं इसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर में, जो है एग्रीगेटर, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को इकट्ठा करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। एग्रीगेटर सेक्टर में भी हम एक अच्छा ग्रोथ देखेंगे। इसी तरह से हमारे पास आता है गेमिंग सेक्टर, जो कि फ्यूचर है। गेमिंग सेक्टर में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड देन एजुटेक, कि एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। तो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट बूम के लिए है, तो हम इन सभी इंडस्ट्रीज पे नजर रखेंगे ताकि हम ये देख सके कि हम कहाँ कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के बाद में हमारे पास आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर। फ्रेंड, हेल्थ केयर में हमें क्या देखना है? हेल्थ केयर जैसे जैसे हमारी हेल्थ केयर डिमांड बढ़ेगी, अगर हम आज के दौर में अपने आप को देखें, क्या हम अपने रेगुलर चेकअप टेस्ट बढ़ा चुके हैं? हाँ, हमारे पास इजीली अवेलेबल लैब्स हैं आसपास, तो हम जो रेगुलर चेकअप कराते थे, जो पहले इक्का दुक्का होता था, अब हमारे रेगुलर चेकअप्स बढ़ गए। तो ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है, इसमें जो सबसे बड़ा बूम, हमको सबसे बड़ा डिमांड देखने को मिल रहा है, वो है हेल्थ केयर सर्विसेज का। ये जो हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर है, ये हम खुद में बदलाव देख रहे हैं कि हम जो पहले कभी कभार टेस्ट कराते थे, अब आजकल हम हर 6 महीने पे या साल में अपना हेल्थ केयर चेकअप करा ही लेते हैं, बगल में टेस्ट करा ही लेते हैं। फ्रेंड्स, आज इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में ज्यादातर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो काम कर रहा है, बट हम फ्यूचर में देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर या चेन हेल्थ केयर सर्विस वाले जो है वो भी आगे बढ़ेंगे। अगर हेल्थ केयर सर्विस बूम कर रहा है, तो जो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है वो भी बूम करेगा ही। तो इसमें हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स? इसमें हमें मिलेगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड करते हैं, वहां पे भी हमें एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा डिमांड मिलता है। इसी तरह से हमें जो ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो या हेल्थ केयर सर्विसेज हो, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो मेडिसिन यूज हो रही है, वो डेवलप कौन कर रहा है? वो कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, यहाँ पे भी हमें एक अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस सेक्टर में एक और सेक्टर, एक और इंडस्ट्री है जिसमें कि हमको एक अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी जो डिमांड है, जो मेजॉरिटी ऑफ डिमांड है, वो डेवलप्ड कंट्रीज से आ रही है। बट फ्रेंड, हम ये देखेंगे फ्यूचर में हम इंडिया में भी इस इंडस्ट्री को अच्छे से ग्रो करते हुए। राइट फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के बाद में जो हमारी अगली इंडस्ट्री है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है फ्रेंड्स, जैसे जैसे इंडिया डेवलप करेगा, तो इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। और जब इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा होगा, तो इस सेक्टर को बहुत बड़ा डिमांड मिलने वाला है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डिमांड मिलता है, तो वो हमें मिलेगा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में, इसके अलावा रोड्स में भी मिलेगा, बट रोड्स में क्योंकि हाई डेप्थ है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता, इसलिए हमने उसको इस डिमांडिंग इंडस्ट्री में नहीं लिया। तो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एक हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री है। अगर कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग हाई डिमांडिंग है, तो जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी एक हाई डिमांडिंग हमको मिलेगा। तो हमें इसके बाद में नेक्स्ट इंडस्ट्री जो मिलती है वो है सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। ये भी एक हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री होगी। इसके अलावा हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मेटल्स। तो मेटल भी वो इंडस्ट्री है जहां पे हमें एक हाई डिमांड देखने को मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा हम और क्या यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में? वो है अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स।
फ्रेंड्स अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये भी वो इंडस्ट्री है जहां पे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का असर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगला इंडस्ट्री जो है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। एक्चुअली फ्रेंड्स ये रियलिटी जो इंडस्ट्री है उसी को कहते हैं, बट फ्रेंड्स रियलिटी ने लास्ट कुछ सालों से उसमें कुछ अच्छा डिमांड देखने को नहीं मिला। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स बिकॉज तब क्या था, तब डिमांड कम थी और सप्लाई के लिए हमारे पास ढेर सारा रियलिटी में इकट्ठा हो गया। बट जैसे जैसे मंदी बढ़ती गई तो उसने क्या डिमांड को भी कम कर दिया। अब हम फिर से अपने आप को ग्रोथ में देख रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि डिमांड फिर से बढ़ेगी। तो जब भी ये डिमांड बढ़ेगी तो सबसे पहले हमें डिमांड कहाँ मिलेगा? सबसे पहले हमें डिमांड मिलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग में, राइट फ्रेंड्स? तो अफोर्डेबल हाउसिंग भी एक अच्छा डिमांडिंग इंडस्ट्री है। अगर इसके बाद में हम अगला डिमांडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी एक अच्छे हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमको डेवलप करना है हाउसिंग को तो हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिले, पाइप्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री से मिलेगा। यहाँ इस इंडस्ट्री को मेन जो डिमांड आती है वो हाउसिंग रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और एग्रीकल्चर से आती है, और ये तीनों ही हमको फ्यूचर में एक अच्छा डिमांड देने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स? इसी तरह से हाउसिंग में जो हमको अगला चीज यूज होता है वो पेंट्स, फर्नीचर, फर्निशिंग के लिए रिलेटेड होता है। तो फर्नीचर, फर्निशिंग और पेंट्स, ये जो इंडस्ट्री है इसमें भी एक अच्छा डिमांड को महसूस करेंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ डेवलप एक अच्छा डिमांड को पाएगा, राइट फ्रेंड्स? तो अभी तक हमने 4-5 ऐसी इंडस्ट्री देखी जहां पे हमको डिमांड मिलेगी। तो इससे हमने अभी तक किया क्या? अभी तक, सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। अभी हमने देखा कि हमने वर्ल्ड को फिल्टर किया, तो वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट 41,000 लिस्टेड कंपनीज थी। हमने इसको फिल्टर करके लिया है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया में हमें मिली तकरीबन 5,000 लिस्टेड कंपनीज। इन 5,000 लिस्टेड कंपनीज को हमने फिर से फिल्टर किया, देन हमें मिली डिमांडिंग इंडस्ट्री की तकरीबन 1,500 लिस्टेड कंपनीज। तो क्या फ्रेंड हम इन सभी 1,500 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें आगे क्या करना है? हमें इसमें एक और फिल्टर लगाना है। हमें एक और फिल्टर क्या लगाना है? क्वालिटी कंपनीज का, कि इस डिमांडिंग इंडस्ट्री में हमें क्वालिटी कंपनीज निकालनी है। तो क्वालिटी कंपनीज के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कैसे टीम 3 हमें इन डिमांडिंग सेक्टर से क्वालिटी कंपनीज निकाल के दे रही है, राइट फ्रेंड्स? बट क्वालिटी कंपनीज में जाने से पहले हम कुछ स्टार्टअप्स की तरफ भी देख लें। स्टार्टअप्स हमारे लिए लेके आए हैं मिस्टर विजय चौधरी जी, जो गुड़गांव से हैं। मिस्टर विजय चौधरी जी हमें गुड़गांव स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमें ये बताएंगे कि किस किस सेक्टर से, किस किस इंडस्ट्री से स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं और किस तरह से ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स आगे बड़े बनने वाले हैं। तो आई वेलकम मिस्टर विजय चौधरी फॉर स्टार्टअप्स। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर जैद सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। जीडीपी का जितना वैल्यू है वही जीडीपी से फिल्टर होके ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आती है, और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज काफी सारी है, मतलब अराउंड 120 इंडस्ट्रीज है जो ग्रो इंडिया में है लिस्टेड कंपनीज की। तो उसमें से पूरा मेहनत करके छान के आपने जो 4-5 हमें बड़े सेक्टर बता दिए जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज में डिमांड आने वाली है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।